एवरीवन वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करेंगे यहाँ पे शिल्पा मेडिकेयर के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे, उसके पूरे बिजनेस को समझेंगे, उसका फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे और वैल्यूएशंस पे यहाँ पे बात करेंगे और फिर पीयर कंपैरिजन करके हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आए कुछ चेंजेस और एक्सपेंशन और आउटलुक जो FY22 के लिए है, कुछ नए बिजनेस कंपनी जो लॉन्च करने जा रही है जिसके कारण आ रही है शेयर में तेजी, और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के साथ जानेंगे कि इसमें यहाँ पे क्या शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है इस कंपनी में, और यहाँ पे कुछ की ट्रिगर्स जो अपने को ट्रैक करने रहेंगे आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अभी तक अगर आपने हमारा ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड ज्वाइन नहीं किया है, जो कि इंडिया में पहली बार है, यहाँ पे सभी तरह की खबरें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट हो जाती है, भले कोई भी तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट हो या फिर किसी भी तरह के यहाँ पे Q4 के रिजल्ट्स हो, सारी चीज़ें आपको एक जगह एक साथ मिल जाएगी। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और न्यूज़ से यहाँ पे अपडेट रहना चाहते हैं, सारे शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज मैं आपको एक और बात बोलूँगा कि अगर आप खबर जानोगे तो आप उस स्टॉक के बारे में सोचोगे, ठीक है। अगर आपको खबर ही नहीं पता होगी तो आप उस स्टॉक के बारे में सोचोगे नहीं, और सोचोगे नहीं तो आप पैसा कैसे बनाओगे। तो इसलिए हम लोग ने चैनल लॉन्च किया है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपन अपने शिल्पा मेडिकेयर पे। सबसे पहले, जैसे कि मैं हर बार करता हूं, मैं अगर आपको सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझाऊंगा जो कि बहुत 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 अलग है और यूनिक है। सबसे पहले शिल्पा मेडिकेयर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और जो फार्मास्यूटिकल के अंदर अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि मैं अगर सबसे पहले बात करूं तो कंपनी का जो काम है, जो मेन काम है, वो इनका है एपीआई का, एपीआई और फॉर्मुलेशंस का। अच्छा, एपीआई का मतलब क्या होता है? देखो, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट इज एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है टैबलेट या फिर कोई भी दवाई के अंदर जो आपको इंटेंडेड बेनिफिट्स देता है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कोई पेन किलर लेते हैं तो पेन किलर की अगर मान लीजिए टैबलेट है, उस टैबलेट के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होगा जो आपको है ना दर्द कम करेगा, और बाकी पार्ट क्या हो सकता है? देखिए, नॉन एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट क्या हो सकता है? कलर, ठीक है। टैबलेट का कलर एक नॉन एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट हो सकता है। मान लीजिए उसके अंदर एक कुछ ऐसी दवाई है जो आपको है ना एंटीबायोटिक्स होंगी, या फिर आपका ब्लड कंट्रोल करेगी, ठीक है, या फिर आपका कुछ जो भी उसके साइड इफेक्ट्स है ना उसको कम करेगी। तो ये सारे होते हैं नॉन एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। तो एपीआई ये होता है जो कि एक दवाई के अंदर काम आता है। फॉर्मुलेशंस का मतलब क्या होता है? फॉर्मुलेशंस बेसिकली ये जो काम होता है दो दवाइयों को मिला के, दो एपीआई को मिला के कुछ मतलब बनाने का जो काम होता है ना, उसको अगर अपन साधारण भाषा में बोले तो फॉर्मुलेशन बिजनेस होता है, जो कि सभी लार्ज कैप वाली बिजनेस कंपनीज करती है। बट इंडिया में अभी एपीआई का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे China + 1 स्ट्रेटेजी के कारण। उसके अलावा इनकी कुछ और बिजनेस है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। ट्रांसडर्मल मतलब अब मैं आपको बताऊं तो आप लोग बैंडेज जो लगाते हो ना, वो ट्रांसडर्मल है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि स्किन के थ्रू आपको यहाँ पे मेडिसिन दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे अपन जो भी मेडिसिन होती है बहुत तरीके से ले सकते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं, फिर यहाँ पे पी के लेते हैं, खा के लेते हैं। तो वैसे होता है कि जो ट्रांसडर्मल जो होती है वो यहाँ पे आप टोटली आप स्किन पे जैसे ही उसको चिपकाओगे तो आपको वो मेडिसिन मिल जाएगी। फिर ओरल डिसॉल्विंग फिल्म क्या होती है? बेसिकली एक ऐसी पट्टी होती है जिसको आप आपकी जीभ पे रखोगे तो आपको यहाँ पे वो निगल लोगे और वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे डर्मेटोलॉजिकल फॉर्मुलेशंस का बिजनेस होता है। और अगर अपन एपीआई की बात करें और इसकी पूरे इंडस्ट्री को समझे तो ये ऑन्कोलॉजी पे काम करती है, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर पे। तो इनका मोस्टली जो फोकस है ना कैंसर पे, इनका मोस्ट बिजनेस जो है लगभग 40 से 50% बिजनेस जो है, सभी तरह के जो प्रोडक्ट्स है वो कैंसर क्योर के लिए और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काम करता है। बाकी उनका कुछ R&D वगैरह का काम है। और फिर यहाँ पे अभी इन लोग ने कुछ नए बिजनेस लॉन्च किए हैं जिसका नाम है बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, और अपन उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, अगर आप देखोगे सबसे पहले एपीआई की बात करें तो अगर आप देखोगे इनका जो एपीआई का बिजनेस है वो बहुत पुराना है, और यहाँ पे ऑन्कोलॉजी के साथ साथ अब ये लोग है ना नॉन ऑन्कोलॉजी में भी आ गए, मतलब नॉन कैंसर प्रोडक्ट्स में भी आ चुके हैं। उसके अलावा कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है पेप्टाइड और पॉलीमर प्रोडक्ट्स एंड सीडीएमओ। अच्छा, सीडीएमओ मतलब क्या होता है? देखो, सीडीएमओ का मतलब होता है यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली सीडीएमओ मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना, उसको क्रैम्स वाला बिजनेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई बड़ी कंपनी, कोई ब्रांडेड बड़ा, मान लीजिए जॉनसन एक ब्रांड हो गया इंडिया में, ठीक है, जॉनसन ने यहाँ पे शिल्पा मेडिकेयर को बोल दिया कि ये मेडिसिन आप ही बनाओगे। अभी यहाँ पे सीडीएमओ बिजनेस जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन होता है और लो वॉल्यूम्स होता है, और इसका जो पीरियड ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन है, मतलब यहाँ पे स्टार्ट ऑफ R&D से लेकर कॉमर्शियलाइजेशन का जो पीरियड होता है बहुत लंबा होता है, क्योंकि
ये कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो पर्टिकुलरली वो कंपनी ही बना सकती है। और एक बार आपको एक सीडीएमओ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना, तो आपका वो बिजनेस एक तो मार्जिन वाला हो जाएगा क्योंकि वो आप ही बनाओगे, और उसके अलावा यहाँ पे वो जो कंपनी को आप बेच रहे हो, मान लीजिए जॉनसन जॉनसन एक दिन में अपनी है ना वो कंपनी अपना पार्टनर को नहीं बदल सकती। तो अगर अपन देखेंगे तो न्यूलैंड लैब्स और लॉरस लैब्स है ना, ये क्रैम्स बिजनेस बोलती है इसको, और ये क्रैम्स बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अभी है ना चीज़ें बदल रही है। तो क्रैम्स बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट अभी कंपनी ने क्या किया था, सीडीएमओ की एक कोई है ना इनकी सब्सिडरी थी जो यहाँ पे इन लोग ने बेच दी थी, बिकॉज उसके अंदर कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी। यही मैंने बोला ना कि सीडीएमओ में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपका अगर वो कॉमर्शियलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि लगभग है ना 5 से 10 साल लग जाते हैं एक सीडीएमओ के मॉलिक्यूल को यहाँ पे सक्सेसफुली कॉमर्शियलाइज करने में। तो अगर कोई ग्रोथ नहीं मिलती है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर अपन देखेंगे तो मैंने न्यूलैंड और अपने लॉरस लैब्स के उसमें वीडियो में बताया था कि जो कंपनीज हैं ये दोनों, ये अभी है ना लास्ट स्टेज जो मतलब ऐसी मॉलिक्यूल्स पे काम कर रही है, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है जो लास्ट स्टेज पे, मतलब उसका जो पीरियड ऑफ कमर्शियलाइजेशन है वो कम है। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा मैंने इनको आपको बताया कि इनके जो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यूएस एफडीए जो कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रग अथॉरिटी है, यूएस एफडीए, रशिया या फिर अगर अपन यूरोपियन जीएमपी से बात करें तो इन सभी से इनके प्लांट्स वगैरह अप्रूव्ड है। हर यहाँ पे इंडिया में जो प्लांट या फैसिलिटीज़ होती है, अगर आपको बाहर भेजना है तो वहाँ उस कंट्री के ड्रग अथॉरिटी से अप्रूव कराना पड़ता है। जैसे इंडिया में अपना डीआरडीओ करता है या फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर उसके अलावा फॉर्मुलेशंस का बिजनेस है जिसके अंदर ये लोग है ना इंजेक्शंस वगैरह का भी काम करते हैं। इंजेक्टेबल्स बनाना, मतलब इंजेक्टेबल्स में जो दवाई लगती है वो बनाते हैं, ठीक है। और इसमें स्टेरल, ड्राई पाउडर, इंजेक्शंस और ओरल सॉलिड्स वगैरह बनाते हैं। ओरल सॉलिड्स का मतलब टैबलेट वगैरह होता है। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो बिजनेस है, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो फॉर्मुलेशन का बिजनेस, तो इसका जो सबसे बड़ा पीयर है ग्लैंड फार्मा है। ग्लैंड फार्मा इंजेक्शंस के बिजनेस में बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं कुछ नए बिजनेस पे। ये थे कंपनी के स्टैब्लिश बिजनेस, और अब अपन बात करेंगे ग्रोथ बिजनेस, और ये ही सारे की ट्रिगर्स हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल्स या बायोलॉजिक्स क्या होते हैं? देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, अगर अपन जो बाकी दवाइयाँ खाते हैं वहाँ पे तो अपन केमिकल्स से बनाते हैं। बायोलॉजिक्स के अंदर क्या होता है कि एक मतलब बेसिकली लिविंग इंग्रेडिएंट से कुछ लिया जाता है। मतलब एक आदमी या फिर कोई पर्टिकुलरली यहाँ पे जानवर जैसे यीस्ट और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उनसे यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स निकाल के, लिविंग इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे निकाल के उससे दवाई बनाई जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बायोलॉजिक्स का यहाँ पे इंसुलिन। जो इंसुलिन अपन लगाते हैं, या फिर अगर अपन कोरोना की जो वैक्सीन वगैरह जो लग रही है अभी बहुत सारी, ये सारी बायोलॉजिक्स के बेसिस पे चलती है। तो बायोलॉजिक्स का बिजनेस का मतलब यही होता है कि आप जो दवाई बना रहे हो उसका जो इंग्रेडिएंट है वो केमिकल्स ना होके एक मतलब है ना लिविंग आदमी या फिर लिविंग कोई पर्टिकुलरली चीज़ का यहाँ पे इंग्रेडिएंट होता है, उससे दवाई बनाई जाती है। मैं एकदम साधारण भाषा में बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर आप लोग डॉक्टर या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से होंगे तो आपको मेरी डेफिनेशन थोड़ी अजीब लगेगी कि ये आप गलत बोल रहे हो, बट मैं एकदम जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर अपन देखेंगे, एक बायोसिमिलर्स का बिजनेस होता है। बायोसिमिलर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बायोलॉजिक्स यहाँ पे मेडिसिन बनाना जो अपनी ओरिजिनल पेटेंटेड मेडिसिन जैसी है बट थोड़ी अलग है। बायोसिमिलर्स इस बेसिकली यहाँ पे अगर अपन देखें तो केमिकल्स के अंदर जैसे जेनेरिक ड्रग्स होती है, पेटेंटेड ड्रग्स का यहाँ पे जो जेनेरिक वर्जन निकाला जाता है वो होता है जिसको मतलब अपन बोलते हैं ना कॉपी कैट। तो यहाँ पे बायोसिमिलर्स भी कॉपी कैट है ऑफ ओरिजिनल बायोलॉजिक्स मेडिसिन। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक तो अपना खर्चा कम होता है R&D का, और अपना मार्जिन भी कम होता है। अभी बायोसिमिलर्स के अंदर थोड़ी बहुत और चीज़ें भी होती है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये वाले जो बिजनेस है बायोलॉजिकल और बायोसिमिलर्स और नोवल बायोलॉजिक, ये अभी तक कंपनी ने चालू नहीं किया है, और इस साल में इनके यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह चालू होने की यहाँ पे उम्मीद है। कंपनी का भी एक यहाँ पे फैसिलिटी है, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो बायोलॉजिक्स में काम कर रहा है, और एक इसके लिए एक R&D फैसिलिटी है जो बायोलॉजिक्स में रिसर्च कर रहा है। अगर अपन देखेंगे इनके टोटल अभी अगर अपन देखेंगे 15 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में से 6 बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन के अंदर है। उसके अलावा कंपनी को अभी है ना 2 बायोसिमिलर के यहाँ पे अगर अपन देखेंगे जो है ना क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पे बेसिकली इनके 3 बायोसिमिलर के यहाँ पे ना अप्रूवल मिल गया है यहाँ पे जो है, और इनकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स है जून से सितंबर 2021 में 2 के चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा कंपनी के पास नोवल बायोलॉजिक्स पे भी बहुत सारी है ना मॉलिक्यूल्स है जो इन पाइपलाइन में, और इसके भी यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स चालू होंगे। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी,
यहाँ पे कंपनी अभी फोकस कर रही है केवल क्लिनिकल ट्रायल्स पे, यहाँ पे अभी कॉमर्शियलाइजेशन पे अपना ओवरऑल कोई भी फोकस नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी भी यहाँ पे 1-2 साल लगेंगे शिल्पा मेडिकेयर के इस बिजनेस को चालू होने में, बट ये बिजनेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इस बिजनेस का सबसे बड़ा लीडर है यहाँ पे बायोकॉन, ठीक है ना। बायोकॉन यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है जो बायोलॉजिक्स के अंदर काम करती है और ये सारी चीज़ें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए बायोलॉजिक्स तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइएगा, मैं उसको आपको ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए फिर अपन बात करते हैं ओडीएफ और यहाँ पे ट्रांसडर्मल की। जैसे कि मैंने बताया आपको जो ओडीएफ वाला जो बिजनेस है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ओरल डिजॉल्विंग फिल्म्स, ठीक है ना। ओरल डिजॉल्विंग फिल्म्स जो होती है ना ये ऐसे ली जाती है, यहाँ पे आप जीभ पे रखोगे और आपको यहाँ पे दवाई मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था ट्रांसडर्मल पैचेस, ये जो कि अपनी जो बैंडेजेस होती है ना ये ट्रांसडर्मल में आती है। अभी इनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्यों? अगर आप देखोगे इसको लेने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा है ना वो नहीं करना पड़ता, ना ही पानी लेना पड़ता है, ना ही अपने को बैठना पड़ता है, ये बहुत ही सिंपल टू टेक होती है, तो इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। और अभी तरह तरह की यहाँ पे ना ओडीएफ और ये भी सारी चीज़ें आ रही है, और कंपनी ने आई थिंक है ना यहाँ पे पैरासीटामॉल के लिए अभी एक है ना ओडीएफ लॉन्च किया है। उसके अलावा इनके कुछ पायलट और प्रोडक्शन सेल्स हैं, फिर ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स, बायोकेमिकल डायग्नोस्टिक्स, ओप्थेल्मेटिक्स और यहाँ पे बायोसिमिलर्स वाला ये बिजनेस है जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और कंपनी का जो बिजनेस है वो है डर्माटोलॉजिकल बेसिकली यहाँ पे जो स्किन रिलेटेड डिजीज होती है उसके अंदर काम करती है। तो कंपनी के पास अभी भी एक प्रोडक्ट है जो इन लोग ने फाइल कर दिया है यूएस में, और यहाँ पे अगर आप देखोगे स्वच्छशील लॉन्च किया है इन लोग ने डोमेस्टिक मार्केट में, और यहाँ पे एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग है, और दो कुछ है ना प्रोडक्ट्स है जो कि इन लाइन है, और यहाँ पे कुछ कंपनी अंडर डेवलपमेंट में चल रही है जिसकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जून 21 में मिलने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये सारे इनके बेसिकली बिजनेस थे। अब अगर अपन देखेंगे तो इनने आर&डी के अंदर बहुत सारा काम किया है, कंपनी लगातार अपने ना आर&डी पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई जा रही है। अब मैं आर&डी के बिजनेस को आपको अगर समझाऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको भी पता है मुझे भी पता है अपन यहाँ पे दवाइयों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते। ओवरऑल कंपनी को मैं आपको इतने से उसमें ख़त्म करूँगा कि यहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा अपने आर&डी पे काम कर रही है, और अगर इसका आर&डी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी नए बिजनेस में वेंचर आउट कर रही है और इनको बहुत ज़्यादा आर&डी में खर्चा होगा ही होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बाकी कंपनी बहुत ज़्यादा अपने है ना उसके अंदर काम कर रही है। और इनके अगर अपन देखेंगे आर&डी फैसिलिटीज़ तो टोटल इनकी है ना यहाँ पे 5 आर&डी फैसिलिटीज़ है, अगर आप देखोगे बैंगलोर, धारवाड़, रायचूर, हैदराबाद, अहमदाबाद में, ठीक है। फिर इनके 2 एपीआई प्लांट है, 3 फॉर्मुलेशन प्लांट है, और एक इनका प्लांट है जो कि बेसिकली जो मैंने आपको बताया था बायोलॉजिक्स से रिलेटेड है जो धारवाड़ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बायोलॉजिक्स की यहाँ पे जो प्लांट और आर&डी फैसिलिटी है वो धारवाड़ के अंदर है, और अभी एक ही प्लांट है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था एस्टेब्लिश बिजनेस की जो कैपेसिटी है 9 ब्लॉक्स है, 9 ब्लॉक्स मतलब बेसिकली 9 लाइन्स है, जिसमें से अगर आप देखोगे ऑन्कोलॉजी के लिए है और 4 ब्लॉक्स नॉन ऑन्कोलॉजी के लिए। मैंने आपको बताया था कि कैंसर जो है इनका मेन बिजनेस है। फिर उसके अलावा कंपनी के मल्टी प्रोडक्ट कैपेबिलिटी है, एक्सपेंशन कर रही है वेरियस एपीआई कैपेसिटीज़ के अंदर, बहुत सारा एक्सपेंशन कर रही है, और सीडीएमओ वाला जो बिजनेस है वो इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे अगर अपन देखेंगे एक्सपेंड करने के लिए। और पेप्टाइड और पॉलीमर बेसिकली एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर कंपनी काम कर रही है। फिर फॉर्मुलेशंस के अंदर अगर आप देखोगे ऑन्कोलॉजी वापस आ गया है जिसके अंदर कंपनी काम कर रही है, और फिर वापस कंपनी ने कुछ ऑन्कोलॉजी में किया। अब ये इतनी अजीब अजीब टर्म्स है ना, अपन इसको ज़्यादा समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बट मैं आपको एक क्लियर यहाँ पे है ना शॉर्ट चीज़ बताता हूँ। अगर आप देखोगे ना कभी भी कंपनी कोई भी दवाई लॉन्च करती है, ठीक है, तो वो अपना है ना बेसिकली मार्केट भी बताती है कि इसका कितना मार्केट है, कितना रेवेन्यू होगा और ये क्या काम करती है। तो हमेशा कभी भी है ना, जैसे शिल्पा मेडिकेयर ने अभी 22 जून को अपना वो लॉन्च किया था, अगर आपको मैं बताऊं तो ये है ना कंपनी ने ओडीएफ के लिए लॉन्च किया था, और अब यहाँ पे कंपनी सारी चीज़ें बताती है कि है ना क्या काम आएगा, किस लिए होगा, और है ना ये सारी चीज़ें होती है ना। तो मतलब आपको किसी भी दवाई कभी भी कोई कंपनी लॉन्च करती है ना तो उसके बारे में कंपनी सारी चीज़ें है ना जानकारी देती है कि इसका कितना मार्केट है और क्या क्या होगा, ठीक है। वैसे अभी है ना कंपनी ने यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा जो ब्रेक थ्रू आया है वो ये है कि जो DRDO है उसने यहाँ पे 2DG करके एक जो वैक्सीन है उसके लिए यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है, जो कि बेसिकली कोविड पेशेंट्स के लिए काम आएगी। और उसी के अलावा कंपनी यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के साथ यहाँ पे अभी है ना पार्टनरशिप करके जो अपना स्पुतनिक जो वैक्सीन है वो कंपनी यहाँ पे बनाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, और इनका जो ऑर्डर बुक है मतलब इस तरीके के काम के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन देखेंगे बायोलॉजिक्स की कैपेसिटीज़ वगैरह के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने बोला है जो इनका जो CDMO बिजनेस है वो यहाँ पे किक स्टार्ट होगा सितंबर 2021 से। नोवल बायोलॉजिक्स के लिए 100 मिलियन डोजेज इन ईयर का यहाँ पे कैपेसिटी है, और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे CDMO अपॉर्चुनिटीज़ मई 21, सितंबर 21, अप्रैल 21 में कंपनी इनके बारे में देखेगी। और उसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे थर्ड हाई स्पीड यूरोपियन वायर लाइन यहाँ पे विल बी कमीशन,
यहाँ पे कंपनी कुछ एक्सपेंशन वगैरह कर रही है और यहाँ पे ओवरऑल कंपनी इन सभी चीज़ों में काम कर रही है, ठीक है। और नाइकी अपॉर्चुनिटीज़ मतलब ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, तो ओडीएफ और ट्रांसडर्मल के अंदर है, जिसके अंदर कंपनी बहुत ज़्यादा तरह तरह की यहाँ पे ओडीएफ और है ना जो ट्रांसडर्मल है उसके अंदर काम कर रही है। और मैं आपको बता दूंगा ये वाला जो बिजनेस है ओडीएफ वाला और ट्रांसडर्मल वाला, इसके अंदर कोई बड़ी कंपनी अभी काम नहीं कर रही है। तो मतलब ये इनकी बेसिकली है ना यूनिक इनकी अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ है। तो ये सारी चीज़ें फिनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो तो मेरे को यहाँ पे फिनेंशियल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम लगती है। क्यों? देखो, अगर आप देखोगे FY21 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत कम बढ़ा है, 6% की ग्रोथ है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन Q4 की बात करें, Q4 वाले रिजल्ट की, तो यहाँ पे इनका ओवरऑल यहाँ पे जो रेवेन्यू था वो कम था। और जैसे कि मैंने बताया था, इनका जो मेन बिजनेस है API और फॉर्मुलेशंस वाला बिजनेस है, जिससे सबसे ज़्यादा अभी भी रेवेन्यू आ रहा है। और बाकी सर्विसेज एंड रेवेन्यू एंड प्रोडक्ट लाइसेंस फीस जो होती है, बेसिकली जो डॉक्टर रेड्डी के साथ जो अपन वैक्सीन बना रहे हैं उसके अंदर ये लोग है ना कुछ फीस चार्ज करते हैं, तो वो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे अदर्स वाले के अंदर यहाँ पे जो अपना बाकी जो ग्रोथ बिजनेस है वो सारे आते हैं। अगर अपन देखेंगे पैट मार्जिन कंपनी के, तो पैट मार्जिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिट ऑन हो गए हैं। अगर आप देखते हो तो 29% से यहाँ पे जो पैट मार्जिन थे वो 14% रह गए। उसके अलावा एबिटा मार्जिन देखिए, तो एबिटा मार्जिन के अंदर यहाँ पे बहुत कम ग्रोथ है, जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगी। अभी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, बाकी अगर अपन देखेंगे, अभी अगर आप देखोगे तो पैट मार्जिन जो है विदाउट यहाँ पे अगर अपन देखते कुछ इन्हें अपना जो ऑपरेशंस बेचा था CDMO वाला पुराना, तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट में इम्पैक्ट आया था। उसके कारण ये हुआ था कि Q4 FY21 में एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया था बिजनेस बेचते ही, तो इसलिए आपको पैट मार्जिन ज़्यादा लगेगा। बट यहाँ पे जो पैट मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ अगर अपन देखें, इबिटा हो या पैट मार्जिन हो, उसके अंदर ग्रोथ बहुत कम है, ठीक है। बाकी अगर आप देखते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे इसको अगर आप कंपेयर करते हो तो बहुत 10% की ग्रोथ है। इबिटा मार्जिन के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही है ना सिंगल डिजिट ग्रोथ है, जो कि मुझे बाकी फार्मा कंपनीज में यहाँ पे जो डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलती है, लॉरस लैब्स या फिर न्यूलैंड लैब्स की बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। ये स्टैंड अलोन था। और यहाँ पे कंसोलिडेटेड जो हालात है वो भी वैसी ही हैं और इवन यहाँ पे ख़राब भी है। अगर आप देखोगे बहुत सारे तो इनके जो चेंजेस हैं वो नेगेटिव चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी भी है ना कंपनी को एक तरीके से ये R&D में इतना खर्चा कर रही है, इसलिए कंपनी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे इनका बिजनेस अभी भी है ना कॉमर्शियलाइज, अगर अपन कॉमर्शियल फेज़ की बात करें तो अभी भी ये बिजनेस कॉमर्शियल फेज़ में नहीं है। अगर ये वाले जो बिजनेस चलते हैं नए वाले, तो कंपनी में एक बहुत बड़ी री रेटिंग होगी। और ऑलरेडी अभी अगर अपन देखेंगे शेयर प्राइस ने इसको फ्यूचर डिस्काउंटिंग कर ली है कि यहाँ पे कंपनी का कुछ नया बिजनेस लॉन्च होगा और वो सारी चीज़ें। और आपको पता है अगर आप ज़्यादा फ्यूचर डिस्काउंटिंग कर दोगे फ्यूचर बिजनेस की, तो आपका वही हाल होगा जो है ना अडानी ग्रुप के शेयर्स में हो रहा है, ठीक है। उसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके हैं। जनवरी में हमने बोल दिया था, मार्च में भी बोला था कि जब भी रिजल्ट आए थे कि इन सब कंपनी से दूर रहना चाहिए, बेच दो अडानी में प्रॉफिट बुक कर लो। बट ठीक है, जिन लोगों ने सुना था उन लोग ने आज हमें थैंक यू बोला है। चलिए अपन बात करते हैं वापस रिजल्ट स्नैपशॉट की, जैसे मैंने आपको बताया था रेवेन्यू ब्रेकअप है ये कंपनी का, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा की हाइलाइट्स क्या है यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे 2 API और फॉर्मुलेशन बिजनेस के अंदर यहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ दिखने मिली है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे Q4 की जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली यहाँ पे कैपेसिटी एनहांसमेंट करी थी इन लोग ने। फॉर्मुलेशन और ये वाला जो बिजनेस है वो हैम्पर्ड हो गया था बिकॉज यहाँ पे अगर अपन देखेंगे USA में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी और लाइसेंस इनकम रिड्यूस हो गई यहाँ पे US FDA इम्पोर्ट अलर्ट के कारण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें US FDA ने यहाँ पे कुछ है ना इम्पोर्ट वगैरह पे बैन लगा दिया था, तो वो सारी चीज़ें हो गई। बाकी अगर आप बात करते हो इनकी जो डेप्ट है, डेप्ट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो कंपनी की बड़ी है, बट यहाँ पे मेरे को डेप्ट इतनी चिंताजनक नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे मानता हूँ कि ओवरऑल जो डेप्ट है यहाँ पे कंपनी ग्रोइंग फेज में, तो यहाँ पे डेप्ट तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो लॉरस लैब्स या फिर न्यूलैंड लैब्स से, तो वो डेप्ट फ्री कंपनीज है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली बढ़ता जा रहा है। टेंजिबल एसेट्स जो है अगर आप देखते हो तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है। तो ये ग्रोइंग फेज की बिजनेस है, इनके अंदर तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। फिर अगर आप देखोगे ये रेवेन्यू स्ट्रीम है जो कंपनी ने बताया था कि कैसे कैसे उनके सभी रेवेन्यू चले हैं। अगर आप देखते हो क्रैम्स का रेवेन्यू कंपनी ने एक्सक्लूड कर दिया, जो कि इन्होंने बिजनेस बेचा था, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो लाइसेंस और ये अदर वाला और ये अदर इनकम बिजनेस है, ये तो यहाँ पे अभी भी कुछ है ना इम्पैक्ट ही नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है। R&D की बात करें, कंपनी का जो R&D का खर्चा है यहाँ पे अगर आप देखोगे 13,000 लाख के करीब है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 16% है। बट यहाँ पे अगर अपन देखें तो कंपनी ने कुछ खास यहाँ पे अभी भी है ना ओवरऑल एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू खर्चा नहीं बढ़ाया। बट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो खर्चा है पिछले 4 साल में अब डबल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कंपनी का जो R&D का खर्चा है, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बिकॉज ग्रोथ फेज की बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है, उसके अंदर ये करना पड़ता है। उसके अलावा बहुत तरह तरह के न्यू लॉन्चेस किए थे, स्वच्छशील जिसके बारे में मैंने बात करी थी। अब आप देखोगे ना तो बेसिकली कंपनी सारी चीज़ें बताती है, ये स्प्रे वगैरह है, क्या काम आता है, कैसे काम आता है, तो किसी को भी समझना हो ना तो ऐसे समझ सकता है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल मार्केट में बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए थे, इन्होंने टी वगैरह भी लॉन्च करी है और वो सारी चीज़ें हैं, तो वो है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनकी तरह तरह की टैबलेट्स हैं और यहाँ पे क्या क्या काम आती है उसके बारे में भी कंपनी ने बताया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी के एपीआई इन प्रोग्रेस है, जो FY 21 में जो कंपनी ने, अगर आप देखोगे जो कुछ नए यहाँ पे बिजनेस लॉन्च किए हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नॉन ऑन्कोलॉजी, नॉन ऑन्कोलॉजी, ठीक है। 2 API यहाँ पे, 4 API कंपनी ने लॉन्च किए थे और यहाँ पे मार्केट साइज वगैरह बताया कंपनी ने कितना है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताइए, तो आपको है ना मतलब समझ में आ जाएगा। ऑन्कोलॉजी से आप समझ जाओगे कैंसर का है, ठीक है। नॉन ऑन्कोलॉजी मतलब किसी और चीज़ का है, तो आपको ये पता पड़ जाएगा अगर कैंसर की ड्रग्स की यहाँ पे डिमांड बढ़ती है इन फ्यूचर, तो यहाँ पे आपको पता है कि शिल्पा मेडिकेयर पे अपने को बैठ करना है, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें, ये की ट्रिगर्स आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये फैक्टर्स आपको अगर पता रहेंगे बाद में तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि कंपनी का फॉर्मुलेशन बिजनेस बढ़ेगा तो अपने को यहाँ पे अच्छा है, नहीं बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको बार बार हमारा वीडियो ना देखना पड़े और अगली बार जब Q4 के रिजल्ट या फिर कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट आए तो आप आपके बेसिस, खुद के बेसिस पे भी आप इसका एनालिसिस कर सको, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको इतनी डिटेल में बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे आपको इतना सब चीज़ें कोई बताता नहीं, सीधा बैलेंस शीट खोलते हैं, ये बता देते हैं इतना चेंज है, इतना चेंज है, ये कंपनी है, फार्मा की कंपनी है। अरे फार्मा की कंपनी में क्या, फार्मा में बहुत सारी कंपनी है, फार्मा में डिवीज लैब भी है, फार्मा में लुपिन भी है। डिवीज लैब का जो शेयर है 100% से भागा है, लुपिन का शेयर नहीं भागा है। तो अपने को ये जो कचरा है उसमें से डायमंड तो निकालना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा कंपनी के बिजनेस को। चलिए अगर आप देखोगे इनके अभी यहाँ पे एपीआई के अंदर क्या है, यहाँ पे बेसिकली 2 यहाँ पे यूएस बेस्ड इनोवेटर्स कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं, जिसके मतलब ऐड किए जो कि यहाँ पे ना कंपनी के सीडीएमओ वाला बिजनेस के अंदर काम करेंगे। फिर ऑन्कोलॉजी और 2 ब्लॉक्स के अंदर एक्सपेंशन चल रहा है और यहाँ पे एक प्रोडक्ट का अप्रूवल यहाँ पे WHO से मिल गया है और एक और यहाँ पे अप्रूवल बाकी है, ठीक है। पेप्टाइड यहाँ पे जो ब्लॉक है, जो बेसिकली एक मॉलिक्यूल है, उसका यहाँ पे कमीशन हो गया है और वहीं पर कंपनी काम कर रही है, ठीक है। फिर वहीं पर अगर अपन देखिए फॉर्मुलेशन बिजनेस का क्या अपडेट है, तो फॉर्मुलेशन के अंदर कंपनी ने बहुत सारे, अगर आप देखोगे जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इनका मार्केट साइज भी अच्छा खासा है और ज्योग्राफी जो है बेसिकली इंडिया में, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे जो एपीआई बिजनेस का काम है वो ग्लोबली होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने अगर अपन देखेंगे तो ये सारी चीज़ें की है और इसमें अपन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के, जैसे मैंने ग्रीन टी वगैरह बताया था, वो सारा काम किया है। और इन्वेस्टिंग अगर आप देखोगे तो डॉक्टर रेड्डी के साथ जो मैंने आपको बताया था, स्पुतनिक वाली जो डोजेज हैं वो कंपनी बनाएंगी और एज फार एज अभी अगर अपन देखें तो 50 मिलियन डोजेज का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टारगेट है। तो बेसिकली क्या है, 100 मिलियन डोजेज है, 50 मिलियन डोज 1 और 50 मिलियन डोज 2, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ने बेसिकली अपना ये 3 साल का एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट है जो साइन किया है और यहाँ पे DRL इसको बेचेगी, है ना, मतलब DRL सारा खर्चा करेगी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का और ये सारा मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ठीक है ना। और डॉक्टर रेड्डी आपको पता है शिल्पा मेडिकेयर से बड़ा ब्रांड है, तो उसकी ब्रांडिंग का मैसेज, मतलब ब्रांडिंग का यहाँ पे फ़ायदा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट कमेंट में आपको बता देता हूँ हाईलाइट्स। तो मैनेजमेंट ने भी वही हाइलाइट्स बताई है, बेसिकली जो इनका नया ग्रोथ वाला बिजनेस है, जो बायोलॉजिक्स और वो वाला बिजनेस है, उसके अंदर इनका फोकस रहेगा। बायोलॉजिक्स यहाँ पे जो अगर अपन बात करें प्रोडक्ट एक्सपेंशन, ट्रांस TDF ODF वाला जो बिजनेस है उसके अंदर CDMO बिजनेस के अंदर काम करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे बिजनेस अपडेट क्या है, करेंट यहाँ पे है ना, इनको US FDA का बेसिकली वार्निंग लेटर मिलता है। वार्निंग लेटर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे US FDA बैन वगैरह लगा देता है कि उनको इसकी फैसिलिटी यहाँ पे पसंद नहीं आती ना, तो वो बैन लगा देता है और फिर वो वाली दवाइयाँ US में नहीं बिक सकती उस प्लांट की। तो वो सारी चीज़ें अभी अगर अपन देखेंगे, फरवरी में इनका एक इम्पोर्ट अलर्ट आया था, उसके अलावा वार्निंग लेटर मिला था और कंपनी ने अभी यहाँ पे अभी भी यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग काम और इस पर अभी भी अपडेट आना बाकी है कि यहाँ पे ये कब प्लांट पे यहाँ पे है ना बैन खुल जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर अपन देखेंगे तो फिर उसके अलावा यूरोपियन प्लांट के बारे में अगर अपन देखें तो अनइंटरप्टेड सप्लाई है और ये सारी चीज़ें। और बाकी अगर आप देखते हो तो ये US FDA का फॉर्मुलेशन सेल्स है, अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे ये कुछ बताया है चीज़ों कंपनी के बारे में, जो कि ओवरऑल अपने को इतना मैटर नहीं करती। पेटेंट स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को है ना बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए ट्रैक करना है। अभी 462 प्रोडक्ट्स हैं, 74 के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट्स में है ना अप्रूवल ग्रांट हो गया, 388 के अंदर यहाँ पे बाकी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिक्स वाला बिजनेस,
फिर यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ये वाला बिजनेस, इसको अपने को हमेशा ट्रैक करना है। अगर कंपनी एक भी यहाँ पे ऐड करती है या फिर एक भी यहाँ पे बढ़ता है तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। ये वाला जो बेसिकली ये जो चीज़ें है ना, इसको अपने को बिल्कुल बिल्कुल ट्रैक करना है। अगर अपन देखेंगे कंपनी ने पिछले साल शायद यहाँ पे ना 6 ही थे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फाइलिंग्स थी उसके अंदर केवल 6 फाइलिंग्स थी, और यहाँ पे अभी कंपनी ने टोटल 11 फाइलिंग्स कर दी है। फाइलिंग्स का मतलब होता है कोई भी दवाई बनाते हो तो आप यहाँ पे पहले अपनी है ना एप्लीकेशन फाइल करते हो कि हमको इसका अप्रूवल मिलना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट पाइपलाइंस के अंदर कंपनी ने बताया कि यहाँ पे कितने कितने प्रोडक्ट्स इनने फाइल किए थे। 273 टोटल फाइलिंग्स करी थी अगर अपन देखेंगे, और उसके अलावा 93 के अंदर अप्रूव मिला और 170 के अंदर यहाँ पे अभी पेंडिंग में है। वे फॉरवर्ड क्या है कंपनी का, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो वे फॉरवर्ड है ये आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बट यहाँ पे वे फॉरवर्ड मैंने आपको बताया था कि ये अपने अपने हर तरीके के जो बिजनेस है उसको अंदर एक्सपेंड करेंगे। एपीआई और फॉर्मुलेशन के वाले बिजनेस को तो यहाँ पे एक्सपेंशन में लाएंगे, और नए बिजनेस को यहाँ पे अभी ये लोग है ना नए नए तरीके से यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये सारी ये फॉरवर्ड है और ये इनका ओवरऑल पूरा बिजनेस था। अब अपन आ जाते हैं थोड़े बहुत यहाँ पे है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न वैल्यूएशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर अपन यहाँ पे वैल्यूएशंस की बात करें तो इनका जो पी रेशो है 31 का है, प्राइस टू बुक रेशो इनका 3 का है, ईवी टू इबिटा रेशो 24 का है। ये वाला जो बेसिकली है ना फैक्टर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई है, ठीक है। और यहाँ पे यही मेन एक है ना बेसिकली मैं ईवी टू इबिटा जो होता है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ग्रोइंग कंपनीज को लिए। अगर आपको देखना है तो 24 का ईवी टू इबिटा का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। आरओसी आरओई यहाँ पे सिंगल डिजिट में है, एनपीएम और यहाँ पे ओपीएम भी सिंगल डिजिट में, जो कि एक फार्मा कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अगर अपन इसके पीयर से कंपेयर करते हैं यहाँ पे तो सभी फार्मा कंपनीज के अंदर लगभग है ना 10 से ज़्यादा का ओवरऑल यहाँ पे बेसिकली जो है मार्जिन जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाकी यहाँ पे कंपनी में अभी भी बहुत सारी चीज़ें देखने में बाकी है। वैल्यूएशंस के टर्म में अभी भी ये कम है, बट यहाँ पे जुबिलेंट फार्मा वो से अगर आप कंपेयर करते हो तो अभी भी कम है। ग्रैन्यूल्स इंडिया है और बहुत सारी कंपनीज से अभी भी इनकी वैल्यूएशंस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। बायोकॉन से इसको आप कंपेयर करोगे तो बायोकॉन देखिए बहुत बड़ी है, बायोकॉन एक स्टेब्लिश्ड बिजनेस में है, ठीक है, और ये उस बिजनेस के अंदर घुसना चाह रही है। तो बायोकॉन का पी तो है ना 65 का है और उनका तो हर चीज़ ज़्यादा है। तो वो आप है ना देखो कभी भी फ्यूचर रिटेल को आप डीमार्ट से कंपेयर नहीं कर सकते है ना, वो वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी क्या क्या चेंजेस है मैं आपको बता देता हूँ। प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो एकदम स्टेबल रहा है। उन लोग ने लास्ट जून 2020 में अपना कुछ स्टेक कम किया था, मतलब सितंबर 2020 में। एफआईआईज ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, डीआईआईज ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये दोनों तरफ से पॉजिटिव संकेत है, ठीक है। बाकी मैंने वैल्यूएशंस में बता दिया है। अभी यहाँ पे जो अपसाइड है वो थोड़ी लिमिटेड है बिकॉज कंपनी ने सारी तरह की फ्यूचर डिस्काउंटिंग कर ली है। अब अपन एक बार टेक्निकल चार्ट्स देख लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने ऑलरेडी काफ़ी रनअप दे दिया है, ठीक है ना। अगर अपन देखते हैं यहाँ पे 450 से ये एक सपोर्ट था ना 450 वाला, उसको यहाँ पे कंपनी ने एक बड़ी कैंडल से तोड़ के अब यहाँ पे एक नया सपोर्ट बनाया था, वो था 500 रुपये पे। ये वाला जो है ना 500 रुपये भी अभी एक सपोर्ट है। तो ये अपना पहले सपोर्ट है। और यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बेसिकली रेजिस्टेंस बैठता है अपना 580 का बैठता है। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल्स में यहाँ पे रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ है, सिंगल डिजिट ग्रोथ है, मार्जिन वगैरह कम है। इन सारी चीज़ों पे अपन को अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस पे अगर अपन ध्यान दें तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे फ्यूचर बहुत यहाँ पे एक है ना ब्राइट दिख रहा है। तो उस पर अपन बैट कर सकते हैं। बट मेरी क्या राय रहेगी, इसको जब लेना है तो 500 रुपये के अंदर अपन लेंगे और यहाँ पे फिर अपन एंट्री लेंगे। और ऑलरेडी स्टॉक ने काफ़ी मूवमेंट दिखा दिया है, तो यहाँ पे जो अपसाइड रहेगी वो थोड़ी लिमिटेड रहेगी। अगर कंपनी के ये वाले बिजनेस चलते हैं, नए वाले बिजनेस में कोई भी बड़ा अपडेट आता है, तो आप यहाँ पे मान सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे आपको 750 रुपये तक के यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पे एक साल के अंदर लगभग अगर अपन दिसंबर की बात करें तो शॉर्ट टर्म टारगेट मैं अभी दूंगा नहीं, बिकॉज मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस पे आ चुका है। लगभग जो अभी मेजर रेजिस्टेंस है वो 583 का है, फिर 643 का है। तो ये सारी चीज़ें अपने को जो यहाँ पे बाइंग करनी है वो 450 से 500 वाली रेंज में करनी है। उस बेसिस पे अपन यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो स्टॉक में ओवरऑल यहाँ पे कोई खराबी नहीं है, बट यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर वो जो प्रॉब्लम्स है मैंने बताई है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे एक महीने के अंदर ये वापस जो इन लोग ने ना पहले एक बार हाई बनाया था वो अभी भी यहाँ पे तोड़ना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी जो ये कंपनी का ये बना है 568 वाला भी, ये अभी जो एक न्यूज़ आई थी कोरोना ड्रग वाली, उसके कारण अभी है ना 3% तो वैसे ही बढ़ गया। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे फर्दर अपसाइड मिलेगी, बट मैं वैल्यूएशंस के टर्म में अभी भी इसको बोलूँगा कि अभी हाई वैल्यूएशंस मोड में जा रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, बाकी मैंने पीयर कंपैरिजन वगैरह में सारी चीज़ें बता दी थी। मेरे को लगता है आपको शिल्पा मेडिकेयर से रिलेटेड आज मैंने सारा ज्ञान दे दिया है।
अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, कभी भी कंपनी कोई भी रिजल्ट्स आएंगे, मैनेजमेंट कमेंट आएगा, कहीं पे भी कोई न्यूज़ आएगी, तो आप समझ सकते हो कि उसका क्या इंपैक्ट होगा। यही मेरा एक बेसिकली है ना यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव था कि आपको मैं कुछ समझाऊं और आपको वो यहाँ पे जो चीज़ है वो हमेशा के लिए समझ में आ जाए। अभी यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ों कोई बताता नहीं है, मैं मानता हूँ मेरे ऑलरेडी जो लेंथ ऑफ वीडियो होती है उससे ज़्यादा था, बट ये थोड़ा बिजनेस अलग था इसलिए मेरे को समझाना था। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच। और मैं अगली बार ज़रूर ट्राई करूँगा कि मेरा जो अगला वीडियो वो थोड़ा छोटा हो, बट ठीक है, चलिए, थैंक यू।